Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर. Co-presented by Muthoot Finance. Gold Loan. सोना क्या नहीं कर सकता. Co-powered by Mongia Steels. स्टील का बादशाह. In association with JK Smart Tire. Save fuel, stay safe. मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ बचाओ. PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards. सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। आज आपने देखा होगा मेरी वॉक थोड़ी सी अलग है। आज मैं बड़े आराम से चलकर स्टूडियो में आया हूं और आज जिस तरह से पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजे आए हैं उससे ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल के लोग आज झालमुड़ी दिवस मना रहे हैं और इसीलिए आज मेरे हाथ में भी ये झालमुड़ी है और आज पूरा देश ऐसा लगता है कि यही चुनावी झालमुड़ी खा रहा है। आज हम इसी झालमुड़ी की तरह सबसे तीखा चुनावी विश्लेषण आपके लिए पेश करेंगे और आपको बताएंगे कि 15 साल से मुस्लिम वोटों के आधार पर लगातार चुनाव जीत रही ममता बनर्जी इस बार उन पर कैसे हिंदू वोट भारी पड़ गए और पश्चिम बंगाल का चुनाव हिंदू मुसलमान का चुनाव बन गया। आज भारत की जनता ने एक नहीं बल्कि तीन मुख्यमंत्रियों को चुनाव हराया है। आज ममता बनर्जी चुनाव हार गई, MK स्टालिन चुनाव हार गए और पिनाराई विजयन भी चुनाव हार गए। ये बताता है कि जैसे ही कोई नेता जनता को हल्के में लेना शुरू करता है तो जनता उसे तुरंत सबक सिखा देती है और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। और आखिर में हम आपको असम और तमिलनाडु के 2 नए सुपरस्टार से मिलवाएंगे। तमिलनाडु की राजनीति में आज एक नए सुपरस्टार का जन्म हुआ है और वो हैं फिल्म स्टार विजय, जिनकी पार्टी तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और उन्होंने अपने पहले ही चुनाव में DMK को हरा दिया। और दूसरे हैं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, जो नॉर्थ ईस्ट की राजनीति के अब सबसे बड़े सुपरस्टार बनकर उभरे हैं। अपना झालमुड़ी खिलाओ। तो चलिए अब आज के चुनावी नतीजों को जल्दी से डिकोड करते हैं। वैसे तो आप दिन भर विश्लेषण सुनते आ रहे होंगे और आपको बहुत सारी बातें बताई गई होंगी, लेकिन अब अगले 1 घंटे में सबसे तीखा और सबसे सटीक विश्लेषण हम करेंगे आपके लिए, ताकि आपका बिल्कुल भी समय बर्बाद ना हो और आपको सरल भाषा में आज के चुनावी नतीजों के बारे में पता चले। लेकिन आज का चुनाव का विश्लेषण शुरू करने से पहले आपको 3 तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। पहली तस्वीर, पश्चिम बंगाल में आज कमल का फूल खिल गया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था, अंधेरा छटेगा कमल खिलेगा, और पश्चिम बंगाल में पहली बार जीतकर बीजेपी ने एक नया इतिहास रच दिया है। वर्ष 2016 में पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सिर्फ 3 सीटें आई थी, लेकिन आज 208 सीटें हैं। बीजेपी ने पिछले 2 दशकों में पश्चिम बंगाल में सिर्फ 0 से शिखर तक का सफर तय नहीं किया, बल्कि आज से भारत में एक नई राजनीति की शुरुआत की है। पश्चिम बंगाल से ही निकलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने हिंदुत्व और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की नींव रखी। आज आपको दिखाएंगे कि कैसे आज पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत भारत में एक नए राजनीतिक पुनर्जागरण की शुरुआत है।
पिछले महीने प्रधानमंत्री मोदी कोलकाता के प्रसिद्ध ठनठनिया कालीबाड़ी मंदिर में पूजा करने के लिए गए थे और तब उन्होंने वहां से कमल का फूल लिया था और आज पूरे पश्चिम बंगाल की 208 सीटों पर कमल ही कमल खिल गए हैं। दूसरी तस्वीर, आज प्रधानमंत्री मोदी की इसी तस्वीर की बड़ी चर्चा हो रही है जिसमें उनके हाथों में त्रिशूल है। यह तस्वीर 29 अप्रैल की है जब पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग हुई थी और उसी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर यह पूजा की थी। तो सबसे पहले आप ये तीनों तस्वीर एक के बाद एक जल्दी से देख लीजिए। इन तस्वीरों में पूरी कहानी छिपी हुई है, इसलिए आज हम सबसे पहले पश्चिम बंगाल के लोगों से पूछना चाहते हैं, हाउस द जोश, और उसका जवाब पश्चिम बंगाल की जनता ने कुछ इस तरीके से दिया है। जरा ये नक्शा देखिए, पूरा की पूरा पश्चिम बंगाल एक ही रंग में रंगा हुआ है और वो रंग है भगवा और सिर्फ भगवा। बीजेपी 293 सीटों में से 208 सीटों पर जीत की तरफ बढ़ रही है और आज पश्चिम बंगाल में उसका वोट शेयर बढ़कर लगभग 46% तक पहुंच गया है। इस नक्शे में तीन बड़ी बातें हैं। पहला, पश्चिम बंगाल के लगभग हर क्षेत्र, चाहे नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, हर जगह बीजेपी ने बढ़त बनाई है। दूसरा, पश्चिम बंगाल की पश्चिमी सीमाएं जो उड़ीसा और झारखंड से लगती हैं, वहां बीजेपी का प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा है, जबकि उत्तर बंगाल में जो क्षेत्र सिक्किम, नेपाल और भूटान की सीमाओं से जुड़े हैं, वहां बीजेपी ने लगभग क्लीन स्वीप कर दिया है। दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी इसी क्षेत्र में आते हैं। और तीसरा, पश्चिम बंगाल के जो इलाके बांग्लादेश की सीमा से लगे हैं, खासकर वहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है, वहां टीएमसी का प्रभाव ज्यादा है। इसलिए कई ऐसे सीमावर्ती जिले जहां मुस्लिम आबादी लगभग 25 से 26% है, वहां भी बीजेपी को बड़ी सफलता मिली है। जैसे नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी 33 में से 23 सीटों पर आगे है। पिछली बार बीजेपी यहां सिर्फ 5 सीटें जीती थी, टीएमसी ने यहां 28 सीटें जीती थी। इससे साफ पता चलता है कि हिंदू वोटर्स ने एकजुट होकर बीजेपी के पक्ष में वोटिंग की है और पश्चिम बंगाल के इतिहास में पहली बार इतने बड़े स्तर पर हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण देखने को मिला है। इसलिए शुरुआत में ही मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये जो पश्चिम बंगाल का चुनाव है, असल में ये हिंदू और मुसलमान का चुनाव बन गया था। अभी तक ममता बनर्जी मुस्लिम तुष्टीकरण करके, मुस्लिम वोटों में ध्रुवीकरण करके ये चुनाव जीतती आई थी, लेकिन पहली बार पश्चिम बंगाल के हिंदुओं ने जबरदस्त वोटिंग की है और इस बार हिंदू वोटों में ध्रुवीकरण हुआ है। अब आप देखिए कैसे पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल की राजनीति बदली और बीजेपी ने धीरे धीरे खुद को मजबूत किया। 2011 में ममता बनर्जी पहली बार सत्ता में आई और उस समय टीएमसी का वोट शेयर 39% था और बीजेपी का सिर्फ 4%। इसके बाद बीजेपी का वोट शेयर हर विधानसभा चुनाव में लगातार बढ़ता चला गया और आज ये बढ़कर 4% से 46% हो चुका है, जबकि ममता बनर्जी का वोट शेयर अब 48% से घटकर 41% रह गया। अब देखिए कैसे बीजेपी ने शून्य से शिखर तक का सफर पूरा किया। 2011 में बीजेपी एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, उसके 285 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। 2016 में, आज से सिर्फ 10 साल पहले, बीजेपी ने सिर्फ 3 सीटें जीती और उसके 263 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। लेकिन बीजेपी ने तब भी हार नहीं मानी और लगातार जमीन पर रहकर यह पार्टी मेहनत करती रही। वर्ष 2021 में बीजेपी के लिए एक टर्निंग पॉइंट आया और बीजेपी 77 सीटें जीतकर पश्चिम बंगाल में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी और 2026 में 208 सीटें जीत गई, जबकि टीएमसी की सीटें 2021 में 215 थीं, जो अब घटकर 79 हो चुकी हैं। तो ये पूरा इतिहास आपके लिए है 2011 से लेकर 2026 के बीच का। आपकी स्क्रीन पर आप देख लीजिए। 71 साल की ममता बनर्जी पिछले 15 वर्षों से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं। वो पश्चिम बंगाल की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा है और 50 वर्षों से राजनीति में है, लेकिन आज पश्चिम बंगाल में उनकी सबसे बड़ी हार हुई है।
आखिर ऐसा क्या हुआ कि पश्चिम बंगाल की जनता ने ममता बनर्जी को इस बार सत्ता से बाहर कर दिया? तो जल्दी से समझिए। पहला, 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद ममता बनर्जी और उनके नेताओं में घमंड आ गया था और वो ये मान चुके थे कि पश्चिम बंगाल में अब उन्हें कोई हरा नहीं सकता। ऐसा लगता था कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को एक अलग देश की तरह मानती थी और यह देश उनका था जिस पर उनका स्वामित्व है। टीएमसी के नेता पश्चिम बंगाल के लोगों को भी धमकी दे रहे थे कि 4 मई के बाद उन्हें सबक सिखाएंगे। वो बड़बोलेपन में बार बार कहते थे कि बीजेपी हमें कभी हरा नहीं सकती, लेकिन टीएमसी नेताओं का यह बड़बोलापन ही उनकी हार का कारण बन गया। टीएमसी के नेता 4 मई के बाद प्रधानमंत्री से भी इस्तीफा देने की मांग कर रहे थे। अब आप टीएमसी के नेता डेरेक ओब्रायन का वो बयान याद कीजिए जिसमें उन्होंने कहा था कि 4 मई को ऐसे नतीजे आएंगे जिसमें प्रधानमंत्री मोदी की हार होगी और उन्हें प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ममता बनर्जी के नेताओं में कितना ज्यादा घमंड आ चुका था और वो किस तरह प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। दूसरा, ममता बनर्जी हिंदू वोटर्स को साथ लेकर नहीं चली। ममता बनर्जी को कभी नहीं लगा कि हिंदू वोटर्स का ध्रुवीकरण होगा। उन्होंने हिंदू वोटर्स की इतनी एकजुटता की कभी कल्पना नहीं की थी। आजादी के बाद पहली बार पश्चिम बंगाल के इतिहास में हिंदू वोटों का इस तरह से ध्रुवीकरण हुआ है और बीजेपी को इसका श्रेय जाना चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने उस हिंदू वोट बैंक को, जो कि इससे पहले बिल्कुल डिवाइडेड रहता था, जिसका विभाजन हो जाता था, कुछ हिंदू कांग्रेस को वोट करते थे, कुछ बीजेपी को करते थे, कुछ कम्युनिस्ट पार्टियों को किया करते थे, इस बार बीजेपी सबको साथ लेकर आ गई और सारे हिंदुओं ने जबरदस्त तरीके से पहली बात तो ये बाहर निकलकर वोट किया और दूसरा सिर्फ एक ही पार्टी को वोट किया और वो थी बीजेपी। तीसरी बात यह कि पिछले 50 वर्षों में पहली बार पश्चिम बंगाल का चुनाव हिंदू वर्सेस मुसलमान का चुनाव बन गया। ममता बनर्जी लगातार मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती थी और इस बार बीजेपी ने इसे एक बहुत बड़ा मुद्दा बना लिया और ममता बनर्जी को यह मुस्लिम तुष्टीकरण ही महंगा पड़ गया, क्योंकि इससे सारे मुसलमानों ने तो उन्हें वोट दे दिया लेकिन हिंदू दूसरी तरफ चले गए, क्योंकि ममता बनर्जी हिंदुओं को अपने साथ लेकर नहीं चल पाई और हिंदू पश्चिम बंगाल में परेशान हो रहे थे। चौथा, एसआईआर ने लगभग 91 लाख नकली वोट काट दिए और ऐसा लगता है कि ये वो अवैध वोटर्स थे जिनके दम पर ममता बनर्जी अब तक चुनाव जीतती आ रही थी। अब जब वो वोट ही कट गए तो फिर चुनाव कैसे जीतती? पांचवां, कड़ी सुरक्षा। पश्चिम बंगाल के चुनावी इतिहास में पहली बार सुरक्षा बलों के लगभग 2,40,000 जवानों की यहां तैनाती की गई। यहां के चुनाव में हिंसा होना आम बात थी। वोटर्स डर के मारे वोटिंग के लिए घरों से निकलते नहीं थे, लेकिन इस बार पूरी सुरक्षा होने की वजह से लोग निर्भय होकर घरों से बाहर निकले और उन्होंने रिकॉर्ड वोटिंग की। छठा, ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी। इस बार के चुनाव में बीजेपी का बदलाव का नारा सुपरहिट हुआ और बदलाव आ गया। जैसे 2011 में कम्युनिस्ट पार्टियों के 34 वर्षों के शासन के खिलाफ ममता बनर्जी ने बदलाव का नारा दिया था, अब जो उन्होंने लेफ्ट पार्टीज के साथ किया, इस बार जनता ने वही ममता बनर्जी के साथ किया और वैसे ही ममता बनर्जी के 15 वर्षों के शासन के खिलाफ बीजेपी ने यह परिवर्तन का नारा दिया और जनता ने यह परिवर्तन कर दिया। आपको याद होगा पिछली बार बीजेपी ने ममता बनर्जी के खिलाफ कई ऐसे आपत्तिजनक बयान दे दिए थे, लेकिन इस बार वही गलती ममता बनर्जी के नेता कर रहे थे, जिसमें उन्हें घमंड भी उनका नजर आ रहा था और अपमानजनक भाषा का वो प्रयोग कर रहे थे और साथ ही घमंड, अपमानजनक भाषा और साथ ही ओवर कॉन्फिडेंस। अब डेरेक ओब्रायन का यह बयान सुनिए। नरेंद्र, आपने अनाउंस किया था बंगाल की सभी 294 सीट्स पर आप ही कैंडिडेट है। बड़ी बड़ी बात छोड़िए, ये चैलेंज स्वीकार कीजिए। 4 मई को जब ममता बनर्जी और टीएमसी बंगाल जीतेंगे, प्रधानमंत्री पद से रेजिग्नेशन दीजिए। तो देखिए, आज टीएमसी के नेताओं को आप क्या कहेंगे? कितना ओवर कॉन्फिडेंस था इनको, घमंड देखिए कितना था। अब बीजेपी की जीत की रणनीति को समझिए। पहला,
ममता बनर्जी पर इस बार उन्होंने निजी हमले नहीं किए, कोई अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। 2021 के चुनाव से सबक लेते हुए पूरे चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी बीजेपी नेता ने ममता बनर्जी के खिलाफ कुछ नहीं बोला। पूरे चुनाव प्रचार को बीजेपी के नेतृत्व में विकास और ममता बनर्जी के शासन में भ्रष्टाचार और खराब कानून व्यवस्था पर केंद्रित रखा। दूसरा, पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया और यह बीजेपी के पक्ष में गया। अभी तक पश्चिम बंगाल में महिलाएं ममता बनर्जी को वोट देती थी। ममता बनर्जी के इस वोट बैंक को तोड़ने के लिए बीजेपी ने महिलाओं के विकास और महिलाओं की सुरक्षा की दोहरी रणनीति अपनाई। बीजेपी ने महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए देने और राज्य की सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण का वादा कर दिया। इसके अलावा चुनाव प्रचार में महिलाओं की सुरक्षा को एक बहुत बड़ा मुद्दा बीजेपी ने बनाया। बीजेपी ने आरजी कार अस्पताल में जो कॉलेज में रेप केस हुआ था, उसमें पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ को पनीहाटी सीट से टिकट दे दिया और प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इस मां का हौसला बढ़ाया था और आज वो चुनाव जीत भी गई। ये तस्वीरें आप देखिए। रत्ना देवनाथ इस समय 84,000 वोटों के एक बहुत बड़े अंतर से आगे चल रही है। तीसरी बात, ममता बनर्जी के मुस्लिम तुष्टीकरण के खिलाफ हिंदू वोटर्स का ध्रुवीकरण किया। चुनाव प्रचार में बार बार मां काली का जिक्र करके बंगाली वोटर्स से खुद को बीजेपी ने जोड़ा। टीएमसी के नेता जिस तरह से मुसलमानों के पक्ष में बयान दे रहे थे, उसने भी इस राज्य के सारे हिंदू वोटर्स को एकजुट कर दिया और उन्हें लगा कि अगर इस बार टीएमसी को नहीं हराया तो बहुत देर हो जाएगी। चौथा, बीजेपी ने पुरानी गलतियों को सुधारा। सबसे पहले बाहरी होने की जो छवि है बीजेपी की, क्योंकि ममता बनर्जी लगातार ये कह रही थी कि एक तरफ पश्चिम बंगाल की अपनी संस्कृति है, उनकी अपनी पहचान है और बीजेपी तो बाहरी लोगों की पार्टी है, अब गुजरात के लोग यहां आकर शासन करेंगे। बीजेपी ने इस छवि को मिटा दिया और बंगाली अस्मिता से खुद को बीजेपी ने जोड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने वहां जाकर एक दुकान से झालमुड़ी खाई, हुगली नदी में नाव में घूमने के लिए गए, कोलकाता के कालीबाड़ी मंदिर में पूजा की और सिक्किम में जाकर फुटबॉल खेली। अमित शाह ने गंगा सागर में स्नान किया। तो ये सब चीजें ऐसी थीं जो बंगाल के वोटर्स ने देखी और उन्होंने अमित शाह जैसे बड़े नेताओं को, प्रधानमंत्री मोदी को बाहरी नेता नहीं माना, बल्कि उन्होंने इन्हें अपना लिया। पांचवी बात, बीजेपी की चुनावी रणनीति बूथ स्तर पर पार्टी को उन्होंने मजबूत किया और एक बूथ 10 यूथ की रणनीति अपनाई और यही रणनीति बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भी अपनाई थी। बूथ स्तर पर जो टीम बनाई गई उसमें 1-2 बांग्ला भाषी लोगों को रखा गया। चुनाव प्रचार में स्थानीय नेताओं को और आगे बढ़ाया गया। पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती राज्यों जैसे बिहार, झारखंड, असम के कार्यकर्ताओं को पश्चिम बंगाल के गांवों में उनकी ड्यूटी लगाई गई। प्रधानमंत्री कई राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों को लेकर जमीनी स्तर पर उन्होंने चुनाव प्रचार कराए और रोड शो किए। गृह मंत्री अमित शाह चुनाव के दौरान 15 दिनों तक पश्चिम बंगाल में खुद रहे और इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से चुनाव हार गई है और शुभेंदु अधिकारी 15,000 वोटों से ये चुनाव जीत चुके हैं। तो देखिए, ये एक बहुत बड़ी खबर इस समय मैं आपको बता रहा हूं, जहां ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से भी अब शुभेंदु अधिकारी हार गई है। और अब हम आपको सीधे पश्चिम बंगाल लेकर चलते हैं। सौरभ दत्ता हमारे संवाददाता इस समय हमारे साथ हैं और वो आपको बताएंगे कि सौरभ, ममता बनर्जी के लिए चारों तरफ से बुरी खबरें ही बुरी खबरें आ रही हैं। पार्टी तो हार ही गई, इस बार वो खुद भी हार गई। तो क्या ममता बनर्जी की जो लोकप्रियता थी वो इतनी नीचे चली गई थी और लोगों को इसके बारे में अंदाजा नहीं था? लगातार दूसरी बार 2021 में नंदीग्राम और नंदीग्राम के बाद भवानीपुर जो ममता बनर्जी की गढ़ मानी जाती थी, वहां पर भी, और वह मार्जिन क्या, नंदीग्राम में 1900 वोटों से ममता बनर्जी को हराया था शुभेंदु अधिकारी ने। लेकिन 5 साल बाद अभी जो फाइनल जो लीड हुआ है, जो डिक्लेयर किया गया है, उसमें फिगर बोला गया है 15,000 से भी ज्यादा वोट। अगर मैं एग्जैक्ट फिगर बोलूं तो एग्जैक्ट है 15,114 वोटों से 15,114 वोटों से ममता बनर्जी को दूसरी बार हराया शुभेंदु अधिकारी ने। ये चुनाव कहीं ना कहीं उत्तर बंगाल से दक्षिण बंगाल, उत्तर बंगाल में तो बीजेपी पहले से अच्छा करती थी, लेकिन दक्षिण बंगाल के ऐसे बहुत सारे जिले हैं जहां पे एक के बाद एक अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिले हैं।
कोलकाता का बात कर लीजिए, 11 सीटें हैं कोलकाता के, 11 में से एक भी सीटें लोकसभा पिछले 2 साल पहले भी बीजेपी को नहीं मिला था। वहीं पे भवानीपुर में सीधी तौर से ममता बनर्जी हारी है। उनकी कैबिनेट के अदर्स जो हेवीवेट है, शशि पांजा शैम्पूपुर से खड़े हुए थे, हारी। मानिकतला में तापस राय बीजेपी के वो जीते हैं। श्रेया पांडे वो हार चुकी है, उनके पिता 7 बार वहाँ के विधायक थे, 7 बार से भी ज़्यादा, साधन पांडे। जोरा शाको, चौरंगी, नैना बंदोपाध्याय खुद विधायक है, सुदीप बंदोपाध्याय जो सांसद है उनकी बीबी है, वो हार चुकी है चौरंगी में। अरूप विश्वास टालीगंज, दक्षिण कलकत्ता से तृणमूल का जन्म हुआ था, वो दक्षिण कलकत्ता जो यहाँ के लोग मानते थे कि दक्षिण कलकत्ता में टीएमसी हार ही नहीं सकती, उस दक्षिण कलकत्ता में भवानीपुर में ममता बनर्जी हारी, रासबिहारी में देवाशीष कुमार हारे, टालीगंज में अरूप विश्वास हारे। और बाकी जो रुझान अभी आने बाकी है वहां पर भी देखने को मिल रहा है कि सरप्राइजिंग रिजल्ट बीजेपी का है। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि 15 साल से जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर ममता बनर्जी के खिलाफ एक एक करके इशू यहाँ पे देखा गया, चाहे वो शिक्षक घोटाला हो, चाहे वो राशन घोटाला हो, आवास दुर्नीति हो, या फिर हेल्थ में, स्वास्थ्य में भी एक के बाद एक घोटाले, और सबसे बड़ा आरजीकर कांड जहाँ पे एक डॉक्टर बेटी अस्पताल में इलाज कर, जब आम आदमियों को इलाज करने के लिए वहाँ पे ड्यूटी कर रहे थे, तो ड्यूटी के वक्त उनके साथ दुष्कर्म हुआ और उसके बाद उनका मर्डर होने का जो आरोप था। तो ये जो सारी जो बातें थे, ये सारी बातें, इसके बाद भी बहुत सारे चुनाव हुए हैं, लेकिन उसमें वो रिजल्ट नहीं आ रहा था। तो बंगाल की जनता कहीं ना कहीं मान रही थी कि जो इतने सारे मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, घोटाले के मुद्दे हैं, एंटी इनकम्बेंसी के मुद्दे हैं, और सबसे बड़ी जो इन्फिल्ट्रेटर्स के घुसपैठिया का जो मुद्दा है, जैसे कोलकाता सहित बहुत सारे जिले ऐसे थे जहां पे डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे थे, देखे जा रहे थे, और एक के बाद एक ममता बनर्जी को वो वाली मूवमेंट जो 1 सेकंड लगेगा कि 10 सेकंड लगेगा कि एक समुदाय एकजुट हो जाएगा और आप लोग कहीं रह नहीं पाओगे, आपको खत्म कर देंगे, ये जो सारी बातें इस बार हुआ, और इससे पहले भी जो सारे घोटाले थे, कहीं ना कहीं मानना था कि क्यों ये सारे रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। लेकिन इस बार जब चुनाव निष्पक्ष हुआ, जब चुनाव भय मुक्त हुआ, डरहीन चुनाव हुआ, जब एक भी मौत नहीं हुआ कि ये पूरे चुनाव में, और बंगाल में भी 2 चरणों में चुनाव होना पॉसिबल है, ये जब चुनाव आयोग ने करके दिखाया, जब हर एक श्रेणी के लोग जो वोटर्स हैं, चाहे वो बहुमंजिलिया में रहने वाले वोटर्स हो या फिर झुग्गी में रहने वाले वोटर्स हो, सभी ने जब अपने वोटर्स दिए, तो जिस वोट बैंक का दावा ममता बनर्जी की दल कर रही थी, पार्टी कर रही थी, कहीं ना कहीं देखने को मिला कि वो दावे सारे खोखले हैं। सुदीप जी, आपके लिए ये मैं झालमुड़ी लेकर आया हूं, आप भी झालमुड़ी खाइए। और आज जो चुनावी नतीजे आए हैं, ये पूरे देश के लिए आंख खोल देने वाले नतीजे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखिए, शुवेंदु अधिकारी 2 सीटों पर लड़ रहे थे, वो नंदीग्राम सीट से भी 9,600 वोटों से आगे चल रहे हैं, और शुवेंदु अधिकारी की जो चुनावी राजनीति है उन्हें उसमें जायंट किलर माने जाते हैं। बड़े बड़ों को वो हरा चुके हैं। 2021 में पिछले चुनाव में शुवेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को नंदीग्राम से 2,000 वोटों से हराया था, और इस बार भी शुवेंदु अधिकारी ने उन्हें हरा दिया है। बीजेपी की शानदार जीत के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी हमेशा की तरह दिल्ली में बीजेपी के मुख्यालय पहुंचे और बीजेपी कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने आज कहा कि पश्चिम बंगाल की जीत बदलाव की जीत है, और आज उन्होंने ये भी बता दिया कि आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल के लिए क्या बड़े फैसले बीजेपी की नई सरकार लेने वाली है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में युद्ध और अस्थिरता का माहौल है। जब ये चुनाव चल रहे थे, उस समय ईरान का युद्ध चल रहा था, और ऐसी अस्थिरता के बीच भारत के लोगों ने एक स्थिर सरकार के लिए वोट दिया है। भारत के लोगों ने ऐसे समय में भी बीजेपी को अपनी पहली पसंद बनाया है। मोदी जी आगे बढ़ो, मोदी जी आगे बढ़ो। भाजपा के हर छोटे बड़े कार्यकर्ता ने एक बार फिर से कमाल कर दिया है, कमल खिला दिया।
जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव। हम जनता की सेवा में जुटे हुए हैं और इसलिए जनता भाजपा पर ज्यादा से ज्यादा भरोसा कर रही है। बंगाल के भाग्य में आज से एक नया अध्याय जुड़ गया है। आज से बंगाल भय मुक्त हुआ है। विकास के भरोसे से युक्त हुआ है। बांग्लाय परिवर्तन होए गेछे। पहली कैबिनेट में ही आयुष्मान भारत योजना को हरी झंडी दिखाई जाएगी और घुसपैठियों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। राजनीतिक एक्सपर्ट्स अपने अपने तरीके से समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन इन नतीजों की एक और बहुत अहम बात है इनकी टाइमिंग। आप देख रहे हैं कि जब इन राज्यों में जनता वोट डाल रही थी तो इसी दौरान विश्व में क्या कुछ नहीं चल रहा था। जगह जगह युद्ध के सायरन बज रहे थे। अस्थिरता और अराजकता का माहौल रहा। वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं संकट में दिखी और उस दौरान भारत का जन जन स्थिरता के लिए वोट दे रहा था। तो आज जो आप टैली अपनी स्क्रीन पर नीचे देख रहे हैं, इसमें देखिए शुभेंदु अधिकारी खुश हैं और वो ऐसे विक्ट्री का साइन बना रहे हैं। और ममता बनर्जी आज आपको बहुत दुखी नज़र आ रही हैं, क्योंकि शायद उन्होंने भी कल्पना नहीं की थी कि उन्हें सिर्फ 79 सीटें मिलेंगी। पिछली बार जो उन्होंने बीजेपी के साथ किया था, इस बार पश्चिम बंगाल की जनता ने उनके साथ कर दिया। पिछली बार बीजेपी को 77 सीटें मिली थी और इस बार 79 सीटें मिलने का जो नंबर है वो ममता बनर्जी का है। अब बड़ी बात यह है कि बीजेपी की सरकार उत्तराखंड में गंगोत्री से लेकर पश्चिम बंगाल में गंगा सागर तक है। गंगा नदी के पूरे रास्ते में हर राज्य यानी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में बीजेपी या फिर एनडीए गठबंधन की अब सरकारें हैं। पूरी गंगा को उन्होंने कवर कर लिया है। गंगा किनारे बीजेपी बहुत मजबूत है और आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक अब कमल खिल चुका है। साथियों, पिछले साल 14 नवंबर को जब बिहार चुनाव के नतीजे आए थे, तब मैंने यहीं इसी जगह से बीजेपी मुख्यालय से आप सबको कहा था, गंगा जी बिहार से आगे बहते हुए गंगा सागर तक जाती है। और आज बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है।
उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और अब पश्चिम बंगाल आज मां गंगा के इर्द गिर्द बसे इन राज्यों में बीजेपी एनडीए सरकार है। और जैसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इस समय भारत के 17 राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं और 5 राज्यों में एनडीए गठबंधन की सरकारें हैं। इस हिसाब से अब भारत के 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एनडीए की सरकार है और इसमें दिल्ली और पुडुचेरी भी शामिल हैं। आज अगर आप देखेंगे तो भारत का नक्शा कुछ इस प्रकार से नजर आता है जो आपकी स्क्रीन पर है, जहां आपको भगवा ही भगवा नजर आ रहा है। विपक्षी पार्टियों के लिए आज एक बहुत बुरा दिन है। विपक्ष के नेता आज इस नक्शे को देखकर हो सकता है डिप्रेशन में चले जाएं, क्योंकि उनके तमाम कोशिशों के बावजूद बीजेपी की यह लहर रुक नहीं रही है। और आज के जो चुनावी नतीजे हैं उन्हें आप 2029 के लोकसभा चुनावों का एक ट्रेलर भी मान सकते हैं। 2014 के नतीजों में 282 सीटों के साथ प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले जननायक बने। फिर 2019 में 303 सीट जीतकर वो एक शक्तिशाली नेता बने और 2024 में 240 सीटों पर जब बीजेपी बिल्कुल फंस गई 240 सीटों पर, तब प्रधानमंत्री मोदी उस दिन एक घायल शेर की तरह नजर आए थे और उसके बाद जो कुछ हुआ वो ऐतिहासिक है। बीजेपी को उड़ीसा, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार में शानदार जीत मिली है। लेकिन उस दिन मैं आपको जो जून 2024 की तस्वीर दिखा रहा हूं, उस दिन प्रधानमंत्री मोदी थोड़े से निराश दिख रहे थे। उनकी आंखों में उस दिन निराशा दिख रही थी और तब से बीजेपी ने एक अलग ही पटकथा लिखी है। लगभग 50 वर्षों में पश्चिम बंगाल में जब भी रिकॉर्ड वोटिंग हुई है तो सत्ता परिवर्तन हुआ है। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये जून 2024 की है, जिस दिन नतीजे आए थे चुनाव के, लोकसभा चुनाव के। उस दिन प्रधानमंत्री मोदी निराश दिखे थे और आज इस तस्वीर की बड़ी चर्चा चल रही है और ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। शायद उस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने एक घायल शेर की तरह महसूस किया होगा और उस दिन से उन्होंने सोचा होगा कि अब कुछ नया करना होगा, कुछ बड़ा करना होगा। और उस दिन के बाद से लेकर अब तक जितने भी बड़े चुनाव हुए हैं, बीजेपी ने शानदार तरीके से हर चुनाव को लगभग जीता है। विपक्षी दल उस दिन बीजेपी को रूल आउट कर रहे थे, कह रहे थे कि बस अब बीजेपी का जितना भी अच्छे दिन थे वो सब समाप्त होने वाले हैं, बीजेपी अब नीचे ही नीचे जाएगी। लेकिन उसके बाद से बीजेपी ने कैसे कमबैक किया है, प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे कमबैक किया और ये 240 सीटों वाली जो सरकार थी, ये पहले के मुकाबले भी कितनी ज्यादा मजबूती से इसने काम किया, ये देखने वाली बात है। और ये एक लाइफ लेसन है हमारे देश के लोगों के लिए कि कई बार नतीजे अपने हिसाब से नहीं आते हैं, लेकिन परिश्रम करने के बाद, मेहनत करने के बाद उसे भी ठीक किया जा सकता है। और आज की ये तस्वीर देखिए। इस बार अब मैं पश्चिम बंगाल पर वापस जाता हूं। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में 92.47% वोटिंग हुई है। आजादी के बाद आज तक पश्चिम बंगाल में कभी इतनी वोटिंग नहीं हुई। पिछले विधानसभा चुनाव में 82% वोटिंग हुई थी। 2011 में रिकॉर्ड 84% वोटिंग से ममता बनर्जी पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी। 2011 से पहले पश्चिम बंगाल में लेफ्ट पार्टियों की, सीपीएम की सरकार थी। समय का चक्र देखिए, रिकॉर्ड वोटिंग से ममता बनर्जी पहले मुख्यमंत्री बनी और अब ऐसे ही रिकॉर्ड वोटिंग से पश्चिम बंगाल की जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया। अब 5 पॉइंट्स में आज के नतीजों का राष्ट्रीय संदेश समझिए। इसे यह मत समझिए कि ये विधानसभा के चुनाव है, देश की राजनीति में इसका बहुत बड़ा मतलब है। पहला, वर्ष 1977 के बाद पहली बार कोई राष्ट्रीय पार्टी, नेशनल पार्टी पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बना रही है। वर्ष 1977 के बाद पहली बार देश के किसी भी राज्य में अब वामपंथियों की, यानी कम्युनिस्ट पार्टी की कोई सरकार नहीं होगी। पहली बार भारत अब कम्युनिस्ट पार्टी से मुक्त हो चुका है। देश के 2 बड़े क्षेत्रीय दल, ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और एमके स्टैलिन की पार्टी डीएमके की राजनीति का एक प्रकार से अगले 5 साल के लिए उस पर ब्रेक लग गया है।
अब एक दो पार्टियों को छोड़कर देश में कोई बड़ी क्षेत्रीय पार्टी नहीं बची है जो सत्ता में हो। कागजों में आज भी वैसे तो देश में 5-6 ऐसी पार्टियां हैं जिन्हें राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं, लेकिन अब ना तो कोई मजबूत राष्ट्रीय पार्टी बची है भारत की राजनीति में और ना ही कोई मजबूत क्षेत्रीय पार्टी बची है। यानी 2029 के लिए विपक्ष लगभग समाप्त हो चुका है। रीजनल पार्टीज की जो हालत हो रही है वो आप देख लीजिए। इस समय टीएमसी का क्या हाल हुआ आज आप देख लीजिए, डीएमके का क्या हाल हुआ देख लीजिए। उड़ीसा में बीजेडी बीजेपी से पहले ही चुनाव हार चुकी है। बिहार में आरजेडी अब सत्ता के बिल्कुल बाहर है, किसी स्थिति में नहीं है। इसी प्रकार से दिल्ली में आम आदमी पार्टी को बीजेपी ने हराया। महाराष्ट्र में अगर आप देखें तो शिवसेना और एनसीपी लगभग टूट चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं। तो रीजनल पार्टीज धीरे धीरे कैसे खत्म हो रही हैं और एक जो बड़ी राष्ट्रीय पार्टी हुआ करती थी कांग्रेस, वो कैसे उसके फुटप्रिंट्स अब मिटते जा रहे हैं, तो ये भी देखिए। तो 2029 में बीजेपी का मुकाबला करने की स्थिति में बचेगा कौन? हिंदुत्व और राष्ट्रवाद वर्सेस क्षेत्रीय अस्मिता की अब ये जो नई बहस है अब ये खत्म हो चुकी है। पहले इसको बड़ा कहा जाता था कि राज्यों की जो अपनी पहचान है उसे बीजेपी खत्म कर रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हर चुनाव में पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा वोट डाल रही हैं और वर्ष 2029 के चुनाव पर भी ये इसका असर सीधा आपको देखने को मिलेगा। जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि पश्चिम बंगाल में 75 साल के बाद ये कमल खिला है। पश्चिम बंगाल को जीतकर आज बीजेपी ने अपनी पार्टी के पितामह श्यामा प्रसाद मुखर्जी को एक सच्ची श्रद्धांजलि दी है। 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की थी और बाद में उनके विचारों के आधार पर ही जनसंघ के नेताओं ने वर्ष 1980 में बीजेपी की स्थापना की। 1952 में भारतीय जनसंघ ने 3 लोकसभा सीटें जीती थी, जिनमें से 2 पश्चिम बंगाल से थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी लोकसभा का चुनाव खुद जीत गए थे। आज के नतीजों ने साबित कर दिया कि पश्चिम बंगाल की जनता ने उस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को अब जाकर स्वीकार कर लिया है जिसकी नींव श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस जमाने में रखी थी। गुजरात में इस बार बीजेपी को अब तक का हाईएस्ट वोट शेयर मिला है। ये भाजपा की गुड गवर्नेंस नीतियों की सफलता का बहुत बड़ा उदाहरण है। साथियों, आज भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में मेरे मन में बार बार एक और बात आ रही है और वो बात यह है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा को आज कितनी शांति मिली होगी। आज जो बीजेपी पश्चिम बंगाल में जीती है, इसे आप बंगाल का पुनर्जागरण भी कह सकते हैं। भारत के इतिहास में यदि किसी क्षेत्र ने बौद्धिक, सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना की मशाल सबसे पहले और सबसे तेजी से जलाई तो वो बंगाल था। 19वीं सदी की शुरुआत में बंगाल में ही पुनर्जागरण हुआ था और राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जैसे समाज सुधारकों ने हिंदू धर्म को नई ऊर्जा दी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सनातन को नई पहचान दी। रविंद्रनाथ टैगोर ने साहित्य और कला में भारतीय आत्मा को शब्दों और संगीत के माध्यम से पूरी दुनिया तक पहुंचाया, ये उनकी भूमि है। लेकिन आज जो उन्होंने पश्चिम बंगाल के लोगों ने किया है, उसे आप कह सकते हैं कि ये पश्चिम बंगाल का पुनर्जागरण है। ये पश्चिम बंगाल की एक नई जागृति है और आज के बाद जो पश्चिम बंगाल में नए बदलाव आएंगे, अब वो पश्चिम बंगाल को वाकई में भविष्य की तरफ लेकर जाएंगे। लेकिन बड़ी बात जो है वो ये कि पश्चिम बंगाल की जनता ये समझ चुकी थी कि इस बार अगर टीएमसी नहीं हारी तो पश्चिम बंगाल के लिए और पश्चिम बंगाल की जनता के लिए अगले 5 साल बहुत ही ज्यादा घुटन भरे होंगे और फिर बीजेपी भी शायद ममता बनर्जी को हरा नहीं पाएगी। और इसलिए एक डू और डाई जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, करो या मरो वाली जो स्थिति थी वो पश्चिम बंगाल की जनता की थी। और बीजेपी के जो स्ट्रैटेजी है, जो उसके नेता हैं, उनकी तो तारीफ करनी ही चाहिए कि वो बहुत अच्छे से चुनाव लड़े। लेकिन पश्चिम बंगाल की जो जनता है वो भी इस बात को समझ चुकी थी और यही कारण है कि वहां 92-93% की इस बार वोटिंग देखने को मिली, क्योंकि जनता खुद ये बदलाव करने के लिए बहुत ही आतुर थी
जनता बहुत बेचैन थी और आप देखिए यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। और ममता बनर्जी जैसे जो नेता हैं जो सेकुलरिज्म के नाम पर अक्सर ये राजनीति करते हैं मुस्लिम तुष्टीकरण की, ये उनके लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है कि जिस दिन मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति उल्टी पड़ती है और हिंदू वोटर जो हैं उनमें जागृति आ जाती है, जब वो जाग जाते हैं तो फिर ऐसे नेताओं का क्या हाल करते हैं ये आज देखने वाली बात है। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के लोगों को हल्के में लिया। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के खास तौर पर जो हिंदू वोटर थे उन्हें बहुत असहाय मान लिया। उन्होंने सोचा कि ये वोटर्स कुछ कर नहीं पाएंगे, ये वोटर्स विभाजित हैं, इनके वोट बट जाएंगे, इसलिए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण पर पूरा अपना जोर बनाए रखा। विकास के बारे में कभी सोचा नहीं, पश्चिम बंगाल की जो बाकी की जनता थी उसके बारे में सोचा नहीं, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में सोचा नहीं, और जो वो बदले की बात करती थी असल में पश्चिम बंगाल की जनता ने उनसे ये बदला ले लिया। और ये बहुत बड़ा बदला पश्चिम बंगाल की जनता ने लिया है और ये बदला लिया है बदलाव के लिए। इसलिए जो विपक्ष के बाकी के नेता हैं जो ये सपना देख रहे थे कि एक दिन ममता बनर्जी पूरे विपक्ष को लीड करेंगी, आज उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ा सबक है कि अगर आप सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते रहेंगे तो एक दिन आपके साथ भी ये हो सकता है, क्योंकि हिंदू वोटर जाग गया है। अब आपको तमिलनाडु लेकर चलते हैं जहां एक और बहुत बड़ा सरप्राइज है और लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या 51 साल के जोसेफ विजय चंद्रशेखर तमिलनाडु के नए एमजीआर बन जाएंगे। विजय की पार्टी टीवीके को 107 सीटें मिली हैं और उनका वोट शेयर है 35% के आसपास। तमिलनाडु में बहुमत के लिए 118 सीटें चाहिए, यानी विजय की पार्टी को सिर्फ 11 सीटें और चाहिए और इसके बाद वो अपने दम पर सरकार बना सकते हैं और मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इससे पहले वर्ष 1977 में मशहूर अभिनेता एमजी रामाचंद्रन अभिनेता से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने थे और जब उन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी तो पहले ही चुनाव जो उन्होंने लड़ा, पहले चुनाव में ही उन्होंने 130 सीटें जीत ली थी। इस चुनाव में विजय की पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं, यानी वो तमिलनाडु की पहली ही बार में सबसे बड़ी पार्टी बन गई। और विजय के समर्थक लगातार तमिलनाडु के अलग अलग शहरों में आज अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। विजय की भी नई तस्वीरें आ गई हैं, देखिए तमिलनाडु की ये तस्वीर। तमिलनाडु में पिछले 60 वर्षों से सिर्फ 2 पार्टियों ने बारी बारी से राज किया है, एक डीएमके और दूसरा एआईएडीएमके। लेकिन इस बार विजय तमिलनाडु की राजनीति के नए सुपरस्टार बन गए हैं और यह पहली बार ऐसा हुआ है जब एक तीसरी पार्टी तमिलनाडु में एंट्री की है जिसने। हैरान करने वाली बात यह कि विजय ने अपनी पार्टी टीवीके सिर्फ 2 साल पहले बनाई थी और उन्होंने अपने पहले ही चुनाव में डीएमके को हरा दिया, जबकि डीएमके की स्थापना 77 साल पहले 1949 में हुई थी। इतनी पुरानी पार्टी को विजय की एक नई पार्टी ने पहले चुनाव में ही हरा दिया। आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन खुद 8,800 वोटों से चुनाव हार गए। एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके को इस चुनाव में सिर्फ 59 सीटें मिली हैं, जबकि पिछले चुनाव में उन्हें 133 सीटें मिली थी। विजय की इस जीत से उनका परिवार बहुत खुश है। विजय के पिता ने कहा है कि उन्हें यकीन था कि विजय इस चुनाव में ही एक नया इतिहास रच देंगे। वर्ष 1994 में विजय की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था रसीगन और इसके बाद ही वो अपने फैंस के बीच थलापति के नाम से मशहूर हो गए। थलापति का मतलब होता है लीडर। अब समझिए 4 पॉइंट्स में कि विजय की ये जीत कैसे हुई। पहला, विजय ने लगभग 70 फिल्मों में काम किया है। फिल्मों में उनकी छवि एक मास लीडर की है, इसलिए युवाओं और महिलाओं के बीच वो बहुत लोकप्रिय हैं और यही उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बन गई। दूसरा, विजय ने पिछले 3 वर्षों में 3 बड़ी सुपरहिट फिल्में दी और अपने फिल्मी करियर के शिखर पर रहते हुए ही उन्होंने राजनीति में एंट्री ले ली। इस स्टारडम का उन्हें राजनीति में फायदा मिला। आपने देखा होगा इससे पहले जब
बड़े बड़े फिल्म स्टार्स राजनीति में आते हैं तो वो तब आते हैं जब उनका फिल्मों में जो करियर है वो लगभग समाप्त हो चुका होता है, तब वो राजनीति में आते हैं। लेकिन विजय ने जो अच्छी बात की वो ये कि जब वो अपने पीक पर थे वो तभी राजनीति में आ गए। तीसरा, चुनाव प्रचार के दौरान विजय ने परिवारवाद और भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया और जनता ने उन पर भरोसा करके वोट भी दिया। चौथा, इस चुनाव में विजय ने खुलकर कहा कि उनका पूरा नाम है जोसेफ विजय और इसके बाद तमिलनाडु का 12% ईसाई और मुस्लिम वोट बैंक उनकी तरफ शिफ्ट हो गया क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि वो माइनॉरिटी से हैं और वो क्रिश्चियन है और इसलिए उन्हें इसका भी फायदा हुआ। पिछले कुछ समय से देश में वंशवाद की राजनीति खत्म हो रही है और तमिलनाडु में भी 73 वर्ष के एम.के. स्टालिन की करारी हार हुई है। स्टालिन के पिता एम. करुणानिधि 5 बार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे। एम.के. स्टालिन सिर्फ एक बार 5 वर्षों के लिए मुख्यमंत्री बने और पिछले चुनाव के मुकाबले उनकी पार्टी का वोट परसेंट अब 13% कम हो गया है। आरोप है कि एम.के. स्टालिन की सरकार जनता के मुद्दों से दूर रही और आज के नतीजे बताते हैं कि पब्लिक में इस सरकार को लेकर बहुत गुस्सा था। इस तस्वीर को देखिए, एम.के. स्टालिन चुनाव प्रचार के समय कैसे जनता को अपने से दूर रखते थे। कहा जाता था कि उनके अंदर भी घमंड आ गया है, वो भी परिवारवाद से ग्रस्त हैं और उन्हें लगता था कि वो तो शासन करने के लिए ही पैदा हुए हैं, उनका जन्म ही इसीलिए हुआ है ताकि वो सत्ता में बैठे रहेंगे। और इस प्रकार की उनकी तस्वीरें आती रहती थीं जिसमें कहा जाता था कि वो तो जनता को पूछते ही नहीं है। एक अलग प्रकार का घमंड उनमें आ गया है और यही बात बंगाल में टीएमसी के नेताओं के लिए भी कही जाती है। आपको याद होगा एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन को खत्म करने की बात कही थी और आज देखिए सनातन तो खत्म नहीं हुआ, उनकी अपनी ही पार्टी तमिलनाडु से खत्म हो गई। आज भारत की जनता ने एक नहीं बल्कि 3 मुख्यमंत्रियों को चुनाव हराया है। ममता बनर्जी चुनाव हार गई, एम.के. स्टालिन चुनाव हार गए और पिनाराई विजयन भी चुनाव हार गए। ये बताता है कि जैसे ही कोई नेता जनता को हल्के में लेना शुरू करता है, जनता उसे तुरंत सबक सिखाती है। यानी लोकप्रियता और सत्ता पर किसी का कॉपीराइट नहीं। आज के नतीजों के बाद अरविंद केजरीवाल की भी चर्चा हो रही है क्योंकि केजरीवाल ने ममता बनर्जी और एम.के. स्टालिन दोनों के लिए चुनाव प्रचार किया था और दोनों ही हार गए। अब जल्दी से असम के बारे में बताते हैं। असम में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाकर एक नया इतिहास रचा है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में यह पहला चुनाव था और रिजल्ट से साफ हो गया कि अ न्यू सुपरस्टार इज बॉर्न। असम में बीजेपी 126 सीटों में से 82 सीटों पर आगे है और बहुमत का आंकड़ा है 64। यानी बीजेपी अब बड़ी आसानी से तीसरी बार सरकार बनाएगी। 2021 के चुनाव के मुकाबले इस बार बीजेपी 21 ज्यादा सीटों पर आगे है। 2021 के मुकाबले बीजेपी का वोट शेयर 6% बढ़ गया। 2016 में बीजेपी 60 सीटें जीती और 29% उसका वोट शेयर था। 2021 में बीजेपी ने फिर 60 सीटें जीती और वोट शेयर बढ़कर हो गया 33% और आज असम में 81 सीटों पर जीत रही है और वोट परसेंट बढ़कर हो गया 38%। यानी लगातार बढ़ता जा रहा है। असम में बीजेपी की जीत इतनी प्रचंड थी कि गौरव गोगोई जो असम चुनाव में कांग्रेस का चेहरा थे वो खुद चुनाव हार गए। वो असम कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं और जोरहाट सीट से वो चुनाव हार गए। असम में कांग्रेस सिर्फ मुस्लिम बहुल इलाकों में ही जीती है और उसके जो 19 उम्मीदवार आगे चल रहे हैं उसमें से 18 मुस्लिम हैं। यानी असम में कांग्रेस जो है वो मुसलमानों की पार्टी बनकर रह गई है। अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैसे केरलम में लेफ्ट पार्टी की राजनीति का दी एंड हो गया है। विकसित भारत का विकसित बाय। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से। जय हो देश हो विदेश हो जेके हो। देश का टायर जेके टायर। टेबल के ऊपर तो जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं। ये भाई साहब सब पचा देते। पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खाते। मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ। आशीर्वाद के हर 10 किलो पैक पर 80 रुपए कैशबैक और 5 किलो पैक पर 40 रुपए कैशबैक। पैक के सामने दिया गया QR स्कैन कीजिए, पैक खोलिए, प्रोमो कोड पाइए और कैशबैक ले जाइए। दीदी नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो।
प्रदीप। देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards at a 32 years academic legacy. Learn to lead high quality education in management, commerce and law. भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। विकसित भारत का विकसित वायर। अब जल्दी से केरलम की बात कर लेते हैं। वहां हार के साथ ही भारत में अब कम्युनिस्ट शासन का आखिरी किला भी ढह गया है, लेकिन आज बीजेपी ने एक नई शुरुआत कर दी है। 140 सीटों वाली केरलम विधानसभा में बीजेपी के 3 उम्मीदवार जीते हैं और बीजेपी को कुल वोट मिले हैं 11%। केरलम में इस समय बीजेपी की वही स्थिति है जैसी 10 साल पहले पश्चिम बंगाल में थी। 2016 के चुनाव में बीजेपी को पश्चिम बंगाल में 3 सीटें मिली थी और वोट मिले थे 10%। केरलम में अब कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को बहुमत मिला है और केरलम में 140 सीटों में से कांग्रेस का जो गठबंधन है उसे 102 और एलडीएफ को 35 और बीजेपी और गठबंधन को 3 सीटें इस बार मिली हैं। पुडुचेरी में एनडीए की सरकार इस बार फिर से आ रही है। पुडुचेरी में एनडीए का नेतृत्व ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस कर रही है और पुडुचेरी की 30 सीटों का रिजल्ट आपके सामने है। बीजेपी +18, कांग्रेस +6, अदर्स जो दूसरी पार्टियां हैं वो 6। पुडुचेरी में बहुमत के लिए 16 सीटों की जरूरत है और बीजेपी गठबंधन 18 सीटों के साथ वहां पर आराम से सरकार बना रही है। ये आपके सामने है। अब एक और छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। विकसित भारत का विकसित वायर। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards at a 32 years academic legacy. Learn to lead high quality education in management, commerce and law. 605। बदलो बदलो आदत बदलो। बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं शक्ति से भरपूर भी होगा। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। विकसित भारत का विकसित वायर। आज का दिन काफ़ी दिलचस्प रहा। आज चुनाव के नतीजों पर पूरे देश की नज़रें बनी हुई थीं और आज का दिन इसलिए बहुत स्पेशल है। लेकिन अब आखिर में आंकड़ों की बात कर लेते हैं। कॉट यानी क्रोम OTT के अनुसार, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के बाईं तरफ देख रहे हैं, आज का जो एपिसोड है, ये जो चुनाव का स्पेशल एपिसोड है, आज हमारे कुल व्यूज़ 5 मिलियन हैं। हिंदी में 5 मिलियन का मतलब हुआ 50 लाख व्यूज़ हमारे हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि क्यूमुलेटिव टोटल डिजिटल लाइव व्यूज़ हैं 50 लाख। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये नंबर बताता है कि चाहे चुनाव की खबर हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हों, चाहे ईरान का युद्ध हो या फिर देश की बड़ी घटनाएं, भारत आज भी डिकोड देख रहा है। भारत आज भी दूरदर्शन पर डिकोड देखता है, क्योंकि यहां आपको मिलती है सीधी, साफ और सबसे भरोसेमंद खबर।
आज आपने दिन भर बहुत सारे चुनावी विश्लेषण देखे होंगे, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स की बात सुनी होगी, बड़े बड़े पत्रकारों की बात सुनी होगी, जिन्होंने जलेबी की तरह घुमा फिरा कर आपको सारी बातें समझाई होंगी। हो सकता है कुछ लोगों ने उसमें मिलावट भी की हो और सही बात आप तक पहुंच ही ना पाई हो। इस 1 घंटे में हमारी कोशिश थी कि हम बिल्कुल ईमानदारी के साथ, बिल्कुल एक स्पष्टता के साथ इन चुनावों के जो नतीजे आए हैं उन्हें आप तक पहुंचाएं और आपको ये भी बताएं कि ये चुनाव के जो नतीजे हैं सिर्फ कुछ विधानसभा के नतीजे नहीं हैं, सिर्फ कुछ राज्यों के नतीजे नहीं हैं। इनका असर अब देश के आने वाले भविष्य पर भी आपको साफ साफ दिखाई देगा। इसका असर आपको 2029 के लोकसभा चुनाव पर भी दिखाई देगा। और एक बार मैं फिर आपको ये कहकर जा रहा हूं कि आज का दिन विपक्षी नेताओं के लिए बहुत बुरा दिन है, क्योंकि आज जो भी उन्होंने सोचा था उनके सारे अरमानों पर पानी फिर गया। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और जीत के 3 नियम हैं: खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा। नमस्कार। हमें पता है चमकी चाट से क्या बना है, सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े, चमकी चाट से स्वाद बढ़े और चाट